Hello friends and welcome to Sleepy Classes. Before moving on to today's mind map for the day, आपको बस क्विकली बता देना चाहते हैं कि हमारे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल का बैच 3 जो है उसकी शुरुआत, उसकी एनरोलमेंट हो चुकी है शुरू एंड 1 जून ऑनवर्ड्स जो है उसकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी. राइट, वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो है आपको बोथ ही विद एंड विदाउट इवैल्यूएशन अवेलेबल है. इसमें EMI फैसिलिटी भी अवेलेबल है. साथ ही में हमारा 48 डेज का डेली आंसर राइटिंग कोर्स भी शुरू हो रहा है, स्पेशली दोस्त जो 2021 के लिए अटेम्प्ट दे रहे हैं. राइट, इन कोर्सेज के बारे में जानकारी जो है आपको लेक्चर के बाद दे दी जाएगी. सो प्लीज़ वेट टिल आफ्टर द लेक्चर, जब आपको जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोनों ही कोर्सेज के बारे में मैं बताऊंगी. Hello friends and welcome to Sleepy Classes in another introduction of a thinker. ठीक है, अब जो है हम करेंगे और देखेंगे एरिस्टोटल को. अब हमने बात की थी प्लेटो की, जिसको हमने देखा था एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी. राइट, साथ ही में इन वेरियस लेक्चर्स ऑफ प्लेटो हमने देखा होगा कि किस तरह से उनके जो आइडियाज हैं, उनकी जो आइडिया ऑफ नॉलेज थी वाज स्पेशली बेस्ड ऑन दिस आइडिया ऑफ आइडियलिज्म. ठीक है, आइडियलिज्म का क्या मतलब है कि उनका क्या मानना था कि अगर आपने नॉलेज को परसीव करना है, अगर आपने नॉलेज को समझना है, तो ये नॉलेज जो है आपको अपने सेंसरी ऑर्गन से नहीं मिल रही. सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? आपकी आंखें, टच, राइट, साइट, स्मेल, राइट, टेस्ट, ये क्या है? आपके सेंसरी ऑर्गन्स है. ये सेंसरी ऑर्गन्स आपको क्या समझने में हेल्प करते हैं? द वर्ल्ड अराउंड यू, है ना. कि तो अगर आपने देखना है कि अगर कोई सेब मीठा है, इफ एन एप्पल इज स्वीट और नॉट, व्हाट डू? यू बाइट इनटू इट, राइट, यू टेक अ बाइट एंड क्या है? आपका जो सेंसरी ऑर्गन है टंग, दैट टेल्स यू दैट यस दिस एप्पल इज स्वीट. सिमिलरली इफ यू हैव टू परसीव से ऑफ द स्मेल ऑफ अ फ्लावर, आप क्या करते हैं? अगेन आप यूज करते हैं अपने सेंसरी ऑर्गन को इन द फॉर्म ऑफ अ नोज. राइट, तो आप अपने नोज से इसको स्मेल करते हैं एंड आपको पता लग जाता है कि हाँ जी, इट स्मेल्स अ सर्टेन वे. राइट, सो द वर्ल्ड अराउंड यू is perceived via these senses. बट प्लेटो ने क्या बोल दिया? प्लेटो ने बोला कि ये जो वर्ल्ड अराउंड यू है वो तो रियल ही नहीं है. राइट, वो तो क्या है? वो बस शैडो है ऑफ द एक्चुअल ट्रूथ. और एक्चुअल ट्रूथ क्या है? वो आइडिया के अंदर है. और उस आइडिया की नॉलेज कैसे मिलेगी हमको? रीजन के थ्रू, विजडम के थ्रू. और यही विजडम किस में अवेलेबल था? सर्टेन मैन ऑफ गोल्ड में अवेलेबल था. और उन मैन ऑफ गोल्ड में से एक जो सबसे वाइज इंसान माना जाता था, दैट केम इन द फॉर्म ऑफ हुम? द फिलोसोफर की. राइट, जिन्होंने रूल करना था प्लेटो के रिपब्लिक को. अब हम देखेंगे कि प्लेटो के आगे चल के स्टूडेंट कौन निकले. प्लेटो थे स्टूडेंट किसके? सोक्रेटिस के. राइट, प्लेटो के स्टूडेंट आते हैं एरिस्टोटल. ठीक है, और एरिस्टोटल जो है डिस्पाइट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो डज नॉट अग्री विद हिम इन ऑल डायमेंशंस. इन फैक्ट एरिस्टोटल इमर्ज करते हैं एज वन ऑफ द मोस्ट बिटर क्रिटिक्स ऑफ प्लेटो. राइट, तो जहां प्लेटो की जो आइडियाज हैं उनकी किताब रिपब्लिक के अंदर थे, एरिस्टोटल का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है पॉलिटिक्स नाम की किताब है. Now it is very important to understand कि just because he emerges as a critic of Plato, ये नहीं हम कह रहे कि प्लेटो और एरिस्टोटल में कोई सिमिलैरिटी ही नहीं. कई डायरेक्शंस में, कई जगहों पे हमें उनके बीच में सिमिलैरिटीज भी मिलेंगी. पर एट द सेम टाइम हम देखेंगे कि प्लेटो की गलतियों को किस तरह से एरिस्टोटल एक तरह से सुधारने की कोशिश करता है. तो इनफैक्ट ये एवोल्यूशन जो कि हम देखते हैं प्लेटो की इन हिज लेटर वर्क्स, जिनकी हमने बात की थी, राइट, स्टेट्समैन हो गया, लॉज हो गया, राइट, उन्हीं करेक्शंस को जो ढंग से मोल्ड किया गया है, दैट हैज बीन डन इन द आइडियाज ऑफ एरिस्टोटल. ठीक है, अब एरिस्टोटल की हिस्ट्री, एरिस्टोटल की इंट्रोडक्शन जो है वो एक पूरे लेक्चर में है. हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स माइंड मैप ऑफ एरिस्टोटल. राइट, आइडियाज की लिंकेजेस की तरफ, ब्रीफली एंड वेरी क्विकली एक्सप्लेनिंग उनकी की आइडियाज बिफोर यू गो ऑन टू द डिटेल लेक्चर्स, ताकि डिटेल लेक्चर्स में आप इंटरलिंकेजेस एंड कनेक्शंस जो है वो आसानी से ड्रॉप कर सके. साथ ही में ये माइंड मैप्स जो है क्विक रिवीजन के लिए भी बहुत जरूरी है. सो आई वुड एडवाइस कि इनके प्रिंट आउट लेके रखिए एंड इनको जो है आप किसी नोटबुक में, किसी दीवार में कहीं पे लगा सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी भी थिंग को क्विक
एक रिविजन करनी है, एक रिकॉल करना है, ऑल यू हैव टू डू इज लुक एट दीज माइंड मैप्स एंड एक तरह से एक इमेज क्रिएट हो जानी चाहिए कि इस थिंकर के ये मेन आइडियाज थे, ये की कॉन्सेप्ट्स थे, राइट। सो दिस कैन बी रियली हेल्पफुल इन दैट डोमेन। अब एरिस्टोटल जो है, जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले क्या थे, दोनों ही स्टूडेंट एज वेल एज क्रिटिक ऑफ प्लेटो। इनफैक्ट एरिस्टोटल ने आगे चल के अपना ही स्कूल खोल लिया, लाइसियम, जहां पे वो पढ़ाने लग गए थे। अब एरिस्टोटल भी प्लेटो की तरह एथिक्स एंड पॉलिटिक्स को एक साथ लेके चलते हैं, राइट। एथिक्स जो है पॉलिटिक्स से इनके लिए भी अलग नहीं है, एंड इसीलिए इनकी किताब पॉलिटिक्स के साथ साथ एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट किताब जिसको हम एनालाइज करेंगे इज बाय द नेम ऑफ निकोमैकियन एथिक्स। ठीक है, ये इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब थी। अब इन्होंने while talking about politics and ethics, जिस तरह से इन्होंने इसको अप्रोच किया ना was very differently। ना पहला क्रिटिसिज्म ही जो इनका निकल के आया was डायरेक्टेड टूवर्ड्स जो हमने प्लेटो की क्या पढ़ी है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और थ्योरी ऑफ आइडियाज। अब जैसे कि इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि प्लेटो के अकॉर्डिंगली अगर आपने किसी आइडिया को या किसी फॉर्म को जो कि परफेक्ट है उसको समझना है, आपको क्या यूज करना है, अपना रीजन यूज करना है, आप अपनी सेंसरी एबिलिटीज को यूज नहीं कर सकते। एरिस्टोटल थिंक्स दैट दैट्स एब्सोल्यूट रबिश। ही सेज ये किस तरह का आइडियलिज्म हो गया। ही इज लाइक आई कंप्लीटली सपोर्ट that with the use of your sensory organs, I'm not saying कि rationality यूज नहीं हो सकती, but इस rationality reason को help कौन करता है, आपके sensory organs help करते हैं। ठीक है, तो इनके थ्रू ही जो है आप knowledge को gain कर सकते हैं, ये आर्मचेयर थ्योरिस्ट बन के आप नहीं कर सकते, राइट। इनफैक्ट इन्हीं आइडियाज के कारण जो है जहां प्लेटो को आइडियलिस्ट माना जाता है, वहीं हम एरिस्टोटल को एक प्रैग्मेटिक थिंकर, मतलब एक रैशनल लॉजिकल थिंकर की तरह जो कि आपके आसपास के रियल वर्ल्ड को भी एनालाइज कर रहे हैं, उसकी तरह जो है इनको देखा जाता था। अब इसी से निकल के आता है जब एक शुरुआती तौर होना चाहिए कि स्टेट की उन्होंने बात कैसे करने की कोशिश की। अब एरिस्टोटल का एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है वो कहते हैं, अब जब हमने प्लेटो के अंदर देखा था, प्लेटो एक पूरी जान डालते हैं कि हम आइडियल स्टेट किस तरह से क्रिएट कर पाए। एरिस्टोटल कहते हैं कि स्टेट जो है ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का क्या मतलब है कि इमेजिन कीजिए कि कहीं से एक पेड़ उग रहा है, राइट। पेड़ के ऊपर जो है फ्लावर्स उग के आते हैं, उन फ्लावर्स से जो है अंदर के सीड्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, है ना। वो सीड्स जो आसपास पड़े होते हैं उनमें से और पौधे निकल आते हैं। वो क्या है, एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है। नोबडी इज रियली पुशिंग इट, बट इन फैक्ट दैट इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन, राइट। तो इसी तरह से अब वेरी इंपॉर्टेंटली एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि मनुष्य, मैन, ह्यूमन बीइंग्स आर अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। ये प्रोबेबली एरिस्टोटल की सबसे फेमस स्टेटमेंट है, ठीक है। मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बेसिकली एक आदमी अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, राइट। दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। एक सोसाइटी का, एक कम्युनिटी का हिस्सा होता है जो कि आदमी है, उसको एक कम्युनिटी की जरूरत होती है जिनके साथ ही वो सर्वाइव कर पाता है, राइट। सो अगर आप इमेजिन कीजिए इवन द प्रिमिटिव मैन को, ठीक है, तो हम क्या इमेजिन करते हैं कि पैक्स में वो हंट करते थे। अकेला आदमी क्या किसी लायन को फेस कर पाएगा, हाथी को फेस कर पाएगा? ऑब्वियसली नॉट। एंड जब भी एक कम्युनिटी में, एक सोसाइटी के अंदर कोई भी लोग रहेंगे, उनको गवर्न करने के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी तो चाहिए होगी, किसी ना किसी तरह के तो रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत होगी, वरना वो कैसे अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे, राइट। सो दैट इज व्हाई मैन इज बोथ अ सोशल एज वेल एज अ पॉलिटिकल एनिमल। ये जो है एक फाउंडिंग बेसिक स्टेटमेंट आइडिया जो है बन जाता है एरिस्टोटल का। अब इसी से निकल के आती हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। वो कहते हैं जैसे जैसे इंडिविजुअल्स जो है मैच्योर होते हैं, वैसे वैसे उनके जो है वेरियस काइंड्स ऑफ नीड्स उभर के आने लगती हैं, एंड हर उस नीड को फुलफिल करने के लिए उन्हें एक स्पेसिफिक टाइप की जो है एक कम्युनिटी, मान लो एक तरह की एक बॉन्डिंग चाहिए होती है, राइट। तो ये कहते हैं जो हमारी सबसे प्राइमरी या बायोलॉजिकल नीड्स जो हैं, राइट, द नीड टू बी इमोशनली डिपेंडेंट ऑन समवन, the need to be loved, the need to even in terms of collect food, ठीक है, the need to even reproduce, ये सब जो है आपकी सबसे बेसिक प्राइमरी एंड बायोलॉजिकल नीड्स हैं। और इनको कौन फुलफिल करता है? इनको फुलफिल करने के लिए इमर्ज होती है फैमिली, जो कि एक सबसे बेसिक यूनिट है, जो फाउंडिंग यूनिट है।
इसके बाद अब सिर्फ इतनी नीड्स तो नहीं है, हमारी और भी नीड्स हैं जो कि है हमारी सेकेंडरी या सोशल नीड्स. दैट इज दैट वी वांट टू इंटरैक्ट विद अदर पीपल, वी वांट टू शेयर आवर आइडियाज विद अदर पीपल, वी वांट टू शेयर आवर ओपिनियंस विद अदर पीपल. ठीक है, हम जो है रिलीजन की क्यों जरूरत पड़ती है. हम कई बार बोलते हैं कि लोगों में सुइसाइड्स बढ़ रही हैं जैसे जैसे रिलीजन का होल्ड जो है कम हो रहा है. क्यों? क्योंकि रिलीजन के नाम पे जो है लोग ऑफन बॉन्ड करते हैं टुगेदर, राइट. सो चर्च सिर्फ लोग प्रे नहीं करने जाते फॉर एग्जाम्पल, या टेम्पल जो है लोग प्रे नहीं सिर्फ करने जाते, एक तरह से एक दूसरे के साथ बातचीत भी करने जाते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने दादा दादी इन सबको ही देखेंगे, ये लोग इतना मंदिर क्यों जाते हैं, राइट. क्योंकि उनका सिर्फ ये नहीं है कि हाँ हम बहुत भक्ति करते हैं, भक्ति चाहे करते भी हो वो, बट क्या है वही एक सोशल सर्कल उनका बन गया होता है, राइट. सो दे हैव उसी एज कैटेगरी में फ्रेंड्स जिनसे वो जाके बात कर सकते हैं, जिनसे वो जाके मिलजुल सकते हैं, राइट, व्हिच रियली हेल्प्स देम कीप टुगेदर. सो कई बार जब उनके बच्चे से दे मूव आउटसाइड अब्रॉड, दे रियली डोंट वांट टू गो. व्हाई? बिकॉज उनका वहां पे सोशल सर्कल ही एग्जिस्ट नहीं करता. वो वहां पे जाते हैं, दे फील वेरी अलोन एंड ऑफन दे गेट डिप्रेस्ड. ठीक है, तो ऐसी सेकेंडरी सोशल नीड्स के लिए जो है थोड़ी बड़ी एक जो है सेक्शन बन जाता है. उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं? वो यूनिट आता है इन द फॉर्म ऑफ अ विलेज. ठीक है, ये विलेज हो सकता है या कोई कम्युनिटी हो सकती है. तो कम्युनिटी आप इमेजिन करो इन द फॉर्म ऑफ अ ट्राइब, है ना. एक ट्राइबल ग्रुप इस बेसिस पे बन गया, या एक कास्ट ग्रुप इस बेस पे बन गया, एक रिलीजियस ग्रुप इस बेस पे बन गया. तो इस तरह की कम्युनिटीज जो है वो बनने लगती हैं. अब इससे भी उभर के आती है हमारी हायर या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. हायर या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स कौन सी हैं? ये ऐसी नीड्स हैं जो कि हमें एनिमल से इनफैक्ट सेपरेट करके रखती हैं. अब आप इमेजिन कर लो, प्राइमरी बायोलॉजिकल नीड तो हर किसी की है, एनिमल की भी है. एक शेर को भी खाना है, राइट. एक टाइगर को भी आगे रिप्रोड्यूस करना है, राइट. उनकी भी एक पैक्स होते हैं तो एग्जिस्ट करती है. सेकेंडरी एंड सोशल नीड्स भी उनकी होती है, राइट. तभी हम कहते हैं हम अब इतने सारे वो क्यों होते हैं, अ शोल ऑफ फिश, है ना, कि वो इकट्ठे चल रहे हैं, राइट. चाहे वो सेफ्टी या सिक्योरिटी के लिए चल रहे हो, बट उनकी भी ऐसी नीड्स हैं, राइट. एक चीज जो एक पॉलिटिकल इंटेंशन है वो एनिमल्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है. ये हायर या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड, जहां पे हम अपनी ये जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसको स्पीच के थ्रू शेयर कर सकते हैं विद अदर्स, दूसरों को अपने आइडियाज कन्वे करके बता सकते हैं एंड उन आइडियाज के बेसिस पे कोलैबोरेट कर सकते हैं, ये सब हो पाता है. दैट इज ओनली पॉसिबल इन ह्यूमंस. एंड इन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स के लिए जहां पे द ह्यूमंस बिकम देयर बेस्ट पॉसिबल सेल्व्स, वो कहां पे हो रहा है? वो हम कहते हैं स्टेट के अंदर जो है सिर्फ पॉसिबल होता है, राइट. तो स्टेट जो है हमारी हायर या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड्स जो है उनको फुलफिल कर पाता है, राइट. वो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है. तो अब यहां से आती है एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे, राइट. तो ये क्या कह रहे हैं? ये ऑर्गेनिक थ्योरी है कि स्टेट जो है हमें क्रिएट नहीं करना पड़ता. स्टेट कोई मशीन नहीं है जो कि हम बनाते हैं. स्टेट इनफैक्ट हमारी ऑर्गेनिक नीड से ही जुड़ा है, तो ये खुद ब खुद जो है पनप के आ जाता है. इट एमर्जेस ऑन इट्स ओन. नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, डू वी से दैट द फैमिली इज प्रायर टू द स्टेट और द विलेज इज प्रायर टू द स्टेट? हम कहते हैं नहीं. प्रायर का क्या मतलब? वो आपने ये नहीं सोचना कि हाँ जी फैमिली तो ऑब्वियसली पहले आई, या फिर विलेज तो ऑब्वियसली पहले बना, फिर स्टेट बना. ये क्या बोल रहा है? इन मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस, राइट. द स्टेट, द होल इज प्रायर टू द पार्ट्स. अब इसका एक एग्जाम्पल लेके चल लो. ठीक है, एग्जाम्पल किस तरह से हम लेके चलेंगे कि इमेजिन कीजिए हमारी एक ह्यूमन बॉडी है ना. ह्यूमन बॉडी के अंदर वेरियस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वेरियस इंडिविजुअल ऑर्गन्स जो हैं ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना. अब ये ऑर्गन्स जो है, जैसे आप इमेजिन कर लो स्टमक है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लिवर है, राइट. बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल ऑर्गन्स हैं. तो अब इस इंडिविजुअल ऑर्गन को आप कंपेयर कर लो विद समथिंग लाइक अ फैमिली. Then we also have various systems in our body. हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है. तो ये क्या बन गए? हमारी सेकेंडरी नीड्स के लिए बन गए, राइट. छोटे छोटे कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गन्स. हाउएवर, क्या अगर हम सिर्फ एक डाइजेस्टिव सिस्टम को बाहर निकाल के रख दें, क्या वो ह्यूमन बन गया? नहीं, है ना. क्या हम सिर्फ एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को बाहर निकाल के रख दें तो क्या ह्यूमन चल जाएगा?
नहीं चलेगा। एक ह्यूमन बॉडी जो है विच इज द होल, है ना, द होल इज प्रायर टू वन ऑर्गन और वन सिस्टम। इट इज ओनली व्हेन दिस होल इज टुगेदर कि जब हम बोलते हैं कि पूरा का पूरा ह्यूमन एग्जिस्ट करता है, वरना क्या है, वरना तो वो ऑर्गन्स है ना, तो उन ऑर्गन्स को भी आपको एक ह्यूमन के अंदर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा इफ यू एक्चुअली वांट द इंटायर थिंग टू वर्क। एंड यही एक तरह से एक ग्रेट एग्जांपल है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं व्हाई एरिस्टोटल सेज दैट द स्टेट व्हिच इज द होल इज प्रायर टू ऑल अदर पार्टनरशिप्स। इन सबसे बढ़ चढ़ के है, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहीं से निकल के आती है हमारी वेरियस काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप्स। अब इन्होंने बता दिया कि फैमिली एग्जिस्ट करती है ना, फैमिली जो है उसको सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप बना दिया। अब ये उठाते हैं हाउस होल्ड को एज एन एग्जाम्पल एंड ये कहते हैं जब भी आप किसी हाउस होल्ड को देखें, राइट, जो एक ग्रीक हाउस होल्ड है, आपने अब हमेशा याद रखना है हर थिंकर अपने पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, अपने पर्टिकुलर टाइम, अपने पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या कहते हैं कि देखिए ग्रीक सोसाइटी के अंदर जो है पर्टिकुलर आपके एग्जिस्ट करते थे कुछ हाउस होल्ड्स के अंदर पार्टनरशिप्स। 3 तरह की जो है ये मेन पार्टनरशिप्स थी। कौन सी थी ये 3 तरह की पार्टनरशिप्स? पहली पार्टनरशिप जिसकी बात करते हैं इज मास्टरशिप। मास्टरशिप क्या है? दिस इज योर मास्टर एंड स्लेव का रिलेशनशिप। ठीक है, उस टाइम पे क्या स्लेव्स एग्जिस्ट करते थे, राइट? दीज वर स्लेव्स लाइक पीपल हु वर बॉट लाइक कमोडिटीज एंड दे वर सोल्ड टू पीपल एंड ये इनका जो है घर का, खेतों का, सो ऑन सो फोर्थ काम करते थे। द सेकंड पार्टनरशिप दैट एग्जिस्ट इज मैट्रिमोनियल पार्टनरशिप, राइट? दिस इज अ पार्टनरशिप दैट most of us understand, right? This is between a husband and a wife, right? So marriage के बाद जो आपकी partnership आई। And the third partnership is that of paternal partnership. What is paternal? A father and उनके जो आगे बच्चे हैं, ठीक है, that is your paternal partnership। अब ये जो है वे कहते हैं 3 partnerships जो है exist करती है and तीनों partnerships में जो man है, जो Greek male है, right? जो Greek propertied male है वो कंट्रोल करता है बाकियों को। तो मास्टर के रूप में ही इज कंट्रोलिंग द स्लेव, एज अ हस्बैंड ही इज कंट्रोलिंग द वाइफ, एज अ फादर ही इज कंट्रोलिंग द सन्स एंड डॉटर्स। सो दिस ग्रीक प्रॉपर्टीड मेल जो है इज इन अ पोजिशन ऑफ कंट्रोल एंड अथॉरिटी। अब उन्होंने बोला जिस तरह का ये मास्टरशिप का रिलेशन है उसी से निकल के आती है ऑलमोस्ट हमारे स्टेट्समैन या किंगशिप का आइडिया। ठीक है, मेनली स्टेट्समैन। तो जो आपके रूलर्स हैं उन्होंने इसी तरह से इन्हीं पार्टनरशिप से जो है चीजें सीखनी है कि आप किस तरह से अपनी अथॉरिटी को एग्जर्ट करते हैं एंड जिस तरह से आप एक अच्छा हाउस होल्ड चलाते हैं उसी तरह से आपने एक अच्छा स्टेट भी चलाना है। अब यहीं से निकल के आई हमारी थ्योरी ऑफ स्लेवरी कि हमने देख लिया वन ऑफ द बेसिक रिलेशनशिप जो है इज इन द फॉर्म ऑफ द मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप, जिनके बिना हाउस होल्ड इनकम्प्लीट है। अब ये थ्योरी ऑफ स्लेवरी कौन थी, क्या थी और स्लेव्स कौन थे? एरिस्टोटल इसके अंदर भी जो है स्लेव्स को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। वन इज योर नेचुरल स्लेव्स। नेचुरल स्लेव्स क्या है? तो जिस तरह से जब ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स हैड कम टू इंडिया दे हैड सेड दैट दे टॉक्ड ऑफ द थ्योरी ऑफ व्हाइट बर्डन। थ्योरी ऑफ व्हाइट बर्डन क्या थी? वो कहते हैं कि ये ब्राउन पीपल तो दे कांट कंट्रोल देमसेल्व्स, दे कांट गवर्न देमसेल्व्स, ये तो सिविलाइज्ड ही नहीं है। तो हम एक सिविलाइजिंग मिशन पे आए हैं जहां पे हम इनको इनके ही फायदे के लिए गवर्न कर रहे हैं, राइट? व्हाई? बिकॉज दे लैक इन रीजन। ठीक है, एज अ रेस ओनली दे लैक इन रीजन। तो इसी तरह से एरिस्टोटल भी बोलता है कि कई ये जो ऐसे बारबेरियंस हैं इनके अंदर रीजन की फैकल्टी अवेलेबल नहीं होती क्योंकि इनके अंदर रैशनैलिटी नहीं है, तो दे आर मेड टू बी स्लेव्स। ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो अनदर कैटेगरी ऑफ स्लेव्स जिनको ये बोलते हैं स्लेव्स जो कि नेचुरली नहीं है बल्कि बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो गए हैं। तो एक इमेजिन करो दैट वन स्मॉल सिटी स्टेट गोज engages in a war with another city state और वो उनको हरा देता है। तो ऑफन जैसे कि हमने इंडिया के अंदर भी, इंडियन हिस्ट्री में भी देखा है, वो क्या करते थे कि अब उनके रूलर को जो है हमने कब्जे में ले लिया, उनकी नोबिलिटी को हमने कब्जे में ले लिया। एक्चुअल में एरिस्टोटल कहते हैं दीज आर पीपल हु कुड गवर्न, दीज आर पीपल हु आर गुड पीपल, राइट? तो यहाँ पे ग्रीक सिटी स्टेट्स की सिर्फ बात हो रही है और किसी की नहीं, क्योंकि ग्रीस के अंदर तब यूनाइटेड कोई ग्रीस का आइडिया नहीं है, ग्रीस के अंदर ही छोटे छोटे सिटी स्टेट्स हैं। तो ये क्या कहते हैं? कहते हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन गए
हैं बाय देयर सर्कमस्टांसेस, एंड ये अनजस्ट है बिकॉज इन लोगों के पास रीजन है, इन लोगों के पास रैशनैलिटी है, बट बिकॉज ऑफ दिस वॉर यू हैव टर्न्ड देम इनटू स्लेव्स, राइट, इवन दो दोस पीपल शुड नॉट बी स्लेव्स। अब एरिस्टोटल की ना सिंपैथी कुछ ज्यादा ही थी ऐसे ग्रीक बाकी लोगों के साथ, बिकॉज एरिस्टोटल खुद भी एथेंस को बिलोंग नहीं करता था, सो ऑफन ही यूज्ड टू फील वेरी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर भी जो है वो कुछ डेवलपमेंट करते हैं। वो कहते हैं ठीक है स्लेव्स होना जरूरी है, बट वेरी इंपॉर्टेंटली बिकॉज मैं कह रहा हूं कि मास्टर्स जो है दे आर इंटेलेक्चुअल पीपल, इनके पास रीजन फैकल्टी जो है सब अवेलेबल है, सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट दीज मास्टर्स treat their slaves properly, right, they treat them humanely, तो उनको मारे नहीं, उनको पीटे नहीं, उनके अगेंस्ट ज्यादा वायलेंस ना करें, right, they try to teach and inculcate good values in them, and साथ ही साथ में इनको एक बहुत ही अच्छी तरह जो है ट्रीट करने की कोशिश करें। साथ ही में कहते हैं कि स्लेवरी अब इज नथिंग टू बी लुक्ड डाउन अपॉन, in fact it is something which is very natural and necessary. Why? क्योंकि ये कह रहे हैं अब हमारे जो मास्टर्स हैं there are intellectual people, इनका अगर इनको अपना खेत के अंदर जाके काम करना पड़े, if they have to do these menial tasks like taking care of the cattle that they have, right, तो ये इनके wastage of talents है। Why? Because इनका तो intellect ही बहुत बढ़िया है, they should be using this intellect in being a good citizen। ये जो थोड़े मीनियल टास्क्स हैं खेत के अंदर जाके पूरा वो करना, खेती बाड़ी करनी, टेकिंग केयर ऑफ द कैटल, डूइंग द हाउस होल्ड टास्क्स, दिस शुड बी लेफ्ट टू पीपल हु हैव नो रीजन बट फिजिकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट, सो दे से फिजिकली ही नेचुरल, ये कहते हैं कि स्लेव्स को ऐसा बनाया गया है कि ऐसे टास्क कर पाए। तो जहां मास्टर के पास मेंटल इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है, स्लेव के पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, सो दे विल बी बेटर एट डूइंग दोस टास्क्स एंड दे हैव टू डू दोस टास्क ताकि इनफ वेल्थ हो आपके मास्टर के पास, ताकि उसको किसी चीज की चिंता ना करनी पड़े व्हेन ही इज टेकिंग दीज इंपॉर्टेंट डिसीजंस एज अ सिटीजन। नेक्स्ट वो कहते हैं स्लेव क्या है, एक लिविंग इंस्ट्रूमेंट की तरह है। तो जैसे खेत चलाने के लिए हमको हल चाहिए होता है, वो क्या है, इट्स अ इंस्ट्रूमेंट, राइट, इट इज समथिंग दैट वी आर यूजिंग, राइट, जो आपका प्लाउ है, राइट, उसी तरह से व्हाट डू यू हैव, अ स्लेव इज अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट। तो he is equating a living plow to a slave, तो इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल की तरह ही जो है काम करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, राइट, दैट इज व्हाई द प्रॉपर्टी दैट जिसके ऊपर वो काम करते हैं, he says that belongs to the master only. Why? Because the slave isn't using his brain, the master is telling him कि अच्छा अब ये मौसम हो गया है तो अब ये प्लाउइंग का मौसम है, अब ये सोइंग का मौसम है, अब तुमने जो है ये रीप कर लेनी है चीजें, राइट, सो द slave is only doing the action, the actual production is being done by whom? By the master. ठीक है, अब यहीं से ये जो आइडिया था, वो कहते क्या हमेशा जो एक बार स्लेव रह गया, क्या वो हमेशा स्लेव्स रहेंगे? तो कहते नहीं, ये भी हो सकता है कि कई स्लेव्स अंडर द इंटेलेक्चुअल कंपनी ऑफ देयर मास्टर, अब क्योंकि ह्यूमेन ट्रीटमेंट का ही है, ये कहा गया है मास्टर को कि अपने स्लेव के अंदर अच्छी चीजें इनकलकेट करने की कोशिश कीजिए, ऐसा भी हो सकता है दैट सम स्लेव्स एंड अप डेवलपिंग रीजन, सम सॉर्ट ऑफ रीजन, और एंड अप बिकमिंग मच मोर देन जस्ट अ स्लेव। तो ऐसे स्लेव्स के लिए रिफॉर्म पॉसिबल है, एंड ऐसे अगर स्लेव्स रिफॉर्म हो जाते हैं, सो देन द मास्टर शुड सेट देम free, right, that they have now become able, now they have earned their freedom, right, they are capable of using their reason to lead a good life, so they should be set free by the master. इसके अलावा जो है इसी से निकल के आती है अब हमारी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। हमने कह दिया कि मास्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सिटीजन्स कौन थे एरिस्टोटल के सिटी स्टेट्स के अंदर? प्लेटो के तो अंदर हमने देख लिया, प्लेटो के अंदर क्या है, गार्डियन की एक क्लास है, देयर इज नो आइडिया ऑफ सिटीजन ओनली, गार्डियंस की एक क्लास है और रूल कर रहा है फिलोसोफर किंग, बाकी बस चुपचाप अपनी प्रोडक्शन के अंदर लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं या सोल्जर्स बन के सेफगार्ड कर रहे हैं, उनका कुछ लेना देना नहीं है इन सब चीजों से, राइट। एरिस्टोटल कहता है, एरिस्टोटल इज कंप्लीटली अगेंस्ट सच व्यूज, राइट। वो कहता है आप तो ये फिलोसोफर किंग के अंदर टोटलिटेरियन स्टेट बना दोगे। टोटलिटेरियन स्टेट क्या होता है, जिसे डिक्टेटरशिप की हम बात करते हैं ना, कि एक अथॉरिटेरियन लीडर आ गया जो कि कंप्लीट कंट्रोल रखता है, राइट। पॉलिटिक्स के ऊपर पूरा उसका कंट्रोल, इकोनॉमिक्स के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल, प्राइवेट मैटर्स के अंदर कौन किससे शादी कर सकता है, कौन कौन सा रिलीजन फॉलो कर सकता है, एवरीथिंग इज अंडर दैट कंट्रोल ऑफ whom? The philosopher king,
राइट एरिस्टोटल इसके कंप्लीटली अगेंस्ट है. ही इज लाइक ये क्या मूर्खता कर रहे हो आप. राइट ही इज अगेंस्ट दिस फिलोसोफर किंग. ही इज अगेंस्ट द कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी. ही सेज बाय डिनाइंग पीपल यू आर डिनाइंग इंटायर गार्डियंस हैप्पीनेस. फैमिली इज अ बेसिक इंस्टीट्यूशन व्हिच इज अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस. प्रॉपर्टी जो है, जब आप प्रॉपर्टी पे काम करते हो, अब जैसे आप पेपर लिख रहे हो है ना, पेपर आप क्यों लिख रहे हो? व्हेन यू क्रैक द पेपर, राइट, यू विल फील वेरी हैप्पी. सिमिलरली फॉर एनीवन, राइट, फॉर योर पेरेंट्स इफ दे हैव सैलरीज, राइट, सैलरीज जोड़ जोड़ के जो है फॉर एग्जांपल वो घर बनाते हैं, वो गाड़ी खरीदते हैं, उनको खुशी मिलती है, राइट, दे फील वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज दे कैन शो दैट लुक दिस इज द हार्ड वर्क दैट आई पुट इन एंड दिस इज व्हाट आई हैव गॉटन फॉर इट इन रिटर्न. ही सेज यू आर डिनाइंग एन एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. वो बेचारे तो डिप्रेस ही हो जाएंगे, राइट. सो ही सेज दिस इज ऑल रबिश, राइट, दिस इज you can't deny all these things to people, right. साथ ही में he says ये जो unity and harmony की बात करी जा रहे हैं ना प्लेटो, ये excessive unity है. इससे ठीक नहीं होंगी चीजें, बल्कि इनफैक्ट सब गड़बड़ हो जाएगा, राइट. इनफैक्ट ही सेज एक स्टेट के अंदर डाइवर्सिटी होनी चाहिए, प्लुरैलिटी होनी चाहिए, तभी जो स्टेट है वो थ्राइव कर पाएगा. एंड इसी बेसिस पे निकल के आती है इनकी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप. अब इनकी जो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है एक बहुत ही एक्टिव थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है, राइट. अब ना हम बहुत बार ये करते हैं, एक्टिव थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप क्या होती है. अब जैसे कि इंडिया का कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए, इंडिया में मोस्टली ये होता है कि आप गए, वोट डाला 5 साल में एक बार, और बस फिर हमें लगता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हो गई खत्म, हमने एक अच्छे नागरिक का रोल कर लिया. इफ वी गो पुट दैट वोट, आर वी वेरी एक्टिव इन इट? नो, राइट. वन ऑफ द रीजंस इज बिकॉज हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स पे आप जो भी करते रहो. 5 साल बाद अगर हमें लगा हाँ तुमने ठीक काम किया है तो हम तुम्हें दोबारा वोट दे देंगे. अगर हमें लगा दैट नो यू हैवंट रियली डन एनीथिंग ग्रेट, तो हम जो है वी विल वोट यू आउट ऑफ पावर, राइट. सो दिस ऑन द अदर हैंड जो एक्टिव थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है, दैट डज नॉट स्टॉप एट वोटिंग. In fact, that involves a very active participation on part of the citizens. जहां पे वोटिंग नहीं बल्कि वो एक्टिवली इन द इंटायर एक्टिविटी ऑफ रूलिंग उसमें पार्ट ले रहे हैं. तो किस तरह के लॉज बनेंगे, वो कौन कर रहा है? वो आपके सिटीजन्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं. सो इट्स अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. सो रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं भेजे जा रहे बल्कि सिटीजन्स देमसेल्व्स आर सिटिंग इन एन असेंबली एंड मेकिंग डिसीजंस कि अच्छा ये लॉ अच्छा है या ये लॉ अच्छा नहीं है. एंड इन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है ऑफ implementing those decisions. अब ये सिटीजन्स है कौन? ये सिटीजन्स हैं जो मास्टर्स ऑफ हाउस होल्ड्स हैं. दिस इज द ग्रीक प्रॉपर्टीड मेल. तो एक बहुत ही लिमिटेड है ये सिटीजनशिप, ठीक है. विमेन जो है, विमेन को एरिस्टोटल कहता है कि इनमें तो रैशनैलिटी होती नहीं है, राइट. सो जितने थोड़े इगैलिटेरियन प्लेटो थे उतने ही उसके ऑपोजिट जो है निकल के आते हैं एरिस्टोटल, राइट. ही सेज कि नहीं नहीं ये तो बहुत इमोशनल होती है, बहुत ही इरेशनल होती है, इनको नहीं आप वोटिंग राइट्स दे सकते. स्लेव्स तो ऑब्वियसली उनके अंदर तो है ही नहीं रीजन, तो उनको कैसे आप सिटीजन बनाओगे, राइट. साथ ही में आपके जो ओल्ड एंड इन्फर्म है, जो कि बूढ़े हो गए, अब बुढ़ापे में यू लूज योर रैशनैलिटी, सो देयर इज नो पॉइंट गिविंग देम द वोट ऑल्सो. एंड बच्चे तो ऑब्वियसली बच्चे तो कहीं पे भी नहीं उनको सिटीजन हम बनाते, ठीक है. सो इट्स अ वेरी लिमिटेड सिटीजन बॉडी, ठीक है. बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो कि सिटीजन्स हैं. देन ये दोनों ही एक प्रिविलेज है एज वेल एज ड्यूटी. प्रिविलेज मतलब कि इतने सारे लोगों में से एक बहुत ही स्मॉल ग्रुप है जिनको अधिकार है, who've been given the right to be a citizen. But at the same time, it is also a duty because it is your responsibility to make good laws. It is your responsibility to govern the state effectively, right? It is your responsibility to make sure that all the laws are being implemented properly, right? ये सब जो है आपकी ड्यूटी है एंड इसीलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है. आप रूल भी कर रहे हैं as making the laws and implementing those laws, but you are also being ruled by the same laws that you are making as a part of the assembly, right? तो एक तरह से ये जो है आपकी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप उनकी हो जाती है. अब हमने बात किया कि ये जो सिटीजन्स हैं जो कि असेंबली का पार्ट है, who are thinking and making laws which will lead to the welfare of the state, they are supposed to be very virtuous citizens. वर्चुअस मतलब बहुत ही अच्छे, राइट, बहुत ही वेल थॉट, बहुत ही बढ़िया जो है ये लोग होने चाहिए. अब ये वर्चू आप इनके अंदर डेवलप कैसे करोगे?
वर्च्यू क्या होता है, धर्म होना चाहिए इनमें। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म क्या होता है कि ड्यूटी अंडरस्टैंड करे अपनी, जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है दे कैन अंडरस्टैंड इट एंड परफॉर्म इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज। तो अब ये वर्च्यू होता क्या है, कैसे डेवलप करते हैं, इसको समझाने के लिए ही टॉक्स अबाउट हिज थ्योरी ऑफ द गोल्डन मीन। ठीक है, इसके बेसिस पे जो है हम समझ सकते हैं कि वर्च्यू क्या है और कौन से वर्च्यूज आपने इंडिविजुअल में इनकलकेट करने हैं। ठीक है, ये वो कहते हैं जरूरी नहीं है दैट यू आर ऑलवेज बोर्न विद दिस, राइट, समटाइम्स यू हैव टू कल्टिवेट देम थ्रू प्रैक्टिस, कि आपको टाइम एंड अगेन अपने आप को ये सिखाना पड़ेगा, राइट। सो फॉर एग्जांपल हम जब बचपन में जाते हैं स्कूल, राइट, सो फॉर एग्जांपल इन अ लॉट ऑफ कॉन्वेंट स्कूल्स व्हाट हैपेंस इज कि हमारे घर पे से हमारी मदर टंग बोली जाती है। सो से वी स्पीक इन हिंदी, वी स्पीक इन पंजाबी, वी स्पीक इन तमिल, कन्नड़, सो ऑन सो फोर्थ। तो व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन वी एंटर द स्कूल दे टेल अस, दे पुट दिस रूल ऑन अस दैट नो यू कैन नॉट स्पीक इन योर मदर टंग, वैसे आपने हर क्लास के अंदर इंग्लिश के अंदर ही बात करनी है। इनिशियली हमें बहुत जो है हिचक होती है, राइट, समटाइम्स वी आर कॉट आल्सो टॉकिंग इन आवर मदर टंग एंड देन व्हाट हैपेंस इज दैट वी आर फाइंड, ये हमारा नाम वो नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं कि दिस चाइल्ड वाज कॉट टॉकिंग इन हिंदी और पंजाबी और दिस एंड दैट, राइट। सो धीरे धीरे जो है हमें इंग्लिश बोलने की आदत पड़ जाती है, राइट, थ्रू कॉन्स्टेंट practice. It wasn't something that we were born with, but it was something that became a part of us through habit. ठीक है, एंड जब हम कंटिन्यूसली किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं वो एक हैबिट बन जाती है, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ कैरेक्टर, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन क्या होता है, अ वे इन विच वी विल एंड अप बिहेविंग। ठीक है, तो इस तरह का वो एक हमारे कैरेक्टर का पार्ट, एक पार्ट ऑफ अ डिस्पोजिशन जो है ये हो जाता है। अब ये किस तरह की चीजें हैं जो कि हमने कल्टिवेट करनी है एज अ हैबिट, राइट, व्हाट डू वी हैव टू डू। सो ही सेज व्हेनेवर यू लुक एट एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, राइट, द बेस्ट वर्च्यू इज अ मीन बिटवीन देम, राइट। मीन हमने पढ़ा हुआ है, मैथ्स में आप पढ़ते हैं मीन, है ना, जो कि दो चीजों के दो एक्सट्रीम्स के बीच में लगभग जो है फॉल करता है। नाउ दिस इजंट रियली एवरेज। एवरेज क्या होता है, एवरेज हमेशा सेम आएगा, ठीक है, एवरेज हमेशा सेम जो है वो आएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मीन क्या होता है, मीन जो है डिफरेंट आ सकता है फॉर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, वो थोड़ा बहुत हिल सकता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। अब इसका क्या मतलब है, नाउ फॉर एग्जांपल there are two extremes, right? So then there is this huge plate which has 10 kgs of food, right, which is just too much, and then one there is जिसके अंदर कुछ से 100 ग्राम खाना ही है, right, so that is not enough, right। तो ये क्या बोलेंगे, गोल्डन मीन क्या होगा, इनके बीच का मीन। अब हम एवरेज नहीं बोलेंगे, राइट, तो फॉर एग्जांपल हमने एवरेज निकाल लिया कि 5 किलो जो है खाना है ऑन एन एवरेज, तो क्या हम हर किसी को 5 किलो खिलाएंगे। अब इमेजिन करो कि एक बॉडी बिल्डर आता है, राइट, जिसने कंटिन्यूअसली ही हैज टू गो फाइट, ही हैज टू गो रेसल, ही हैज टू डू ऑल दिस फिजिकल एक्टिविटी। इफ यू गिव हिम जस्ट 5 kgs of food, it's not going to be enough for him. On the other hand, you have a 10-year-old child who has a very sitting का पूरा माहौल है, उन्होंने घर पे बैठ के पढ़ना ही होता है, ज्यादा हिलना डुलना नहीं होता है, एंड प्लस ही इज यंग, राइट। क्या अगर आप उनको 5 किलो का फूड दोगे तो इट विल बी टू मच फॉर हिम। मीन क्या होगा, हर पर्सन उनके सर्कमस्टांस के हिसाब से जो है अलग अलग मीन बैठेगा जो कि उनके लिए जो है बैलेंस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल अब इसको आप फिर से कंपेयर कर सकते हैं टू एन इंडियन आइडिया ऑफ मध्य मार्ग, राइट, जो कि बुद्धा ने बोला था, द मिडिल पाथ। तो वैसा ही आइडिया जो है अब एरिस्टोटल भी बात कर रहे हैं, दैट डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, दो एक्सट्रीम्स के बीच की जो मीन होता है दैट इज सपोज्ड टू बी अ गुड वर्च्यू। तो वो बहुत सारे आपको एग्जांपल्स देते हैं, कहते हैं करेज जो है इज अ मीन। करेज किस तरह से दो एक्सट्रीम्स के बीच का बैलेंस है, ही सेज ऑन वन हैंड यू कैन हैव कावर्डिस। कावर्डिस क्या, डरपोक, कहीं भी, you know, whenever he has to stand up for himself or do anything, right, he will never do that, right? So that's what coward is. On the other hand, you can also have someone who's completely foolhardy. Foolhardy का क्या मतलब है, that there is a lion roaming around and this person enters and he says, no, I will defeat the lion. That is stupid. Obviously you can't, right? तो imagine करो कि वो बंदा जो है बिना किसी वेपन के जा रहा है, बिना किसी प्रोटेक्शन के जा रहा है, बोल रहा है कि मैं इस शेर से लड़के इसको हरा के आऊंगा। That is not courage. That is being stupid. That is foolhardiness. तो बोलता है इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में a good amount, जहां पे आपको पता है किस तरह से I use my strength to defeat my enemy and stand up for myself, that is what
करेज। ठीक है, उसी तरह से टेम्परेंस भी होता है। टेम्परेंस क्या है? कुछ ऐसे लोग जो कि बिल्कुल ही कुछ बोलते नहीं, कुछ करते नहीं, एंड ऑन द अदर हैंड हु आर वेरी मूडी, हु आर जस्ट एरोगेंट एंड जस्ट गिवन टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, हर चीज एक्सेस में करना। टेम्परेंस क्या होता है? एक मॉडरेशन की आइडिया होती है कि उनको पता है मेरे को कितना काम करना चाहिए कि मेरे लिए वो फिट बैठे। सिमिलरली ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के बीच में एक होता है आपका लायर जो कि हमेशा ही झूठ बोलता है, और एक होता है आपके एक्सट्रीम वर्जन में हु इवन सेज थिंग्स जो कि से दूसरों को इन सर्टेन सिचुएशंस उनके ऊपर भारी पड़ सकती है, उनके ऊपर उल्टी पड़ सकती है। राइट, तो ये बीच का जो है हर जगह वो बोलते हैं, इसको हम वर्च्यू बोलते हैं। जब आप सब चीजों के बीच के जो मीन है उनको अचीव करते हैं उसको हम वर्च्यू कहते हैं। ये चीजें जो है आपके एक इंडिविजुअल के अंदर इनकलकेट करनी है। राइट, नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली इंडिविजुअल में हमने वर्च्यू देख ली। हम कहते हैं फॉर अ सोसाइटी एक ओवरआर्चिंग वर्च्यू क्या है? अगेन, जैसे कि याद है प्लेटो ने भी बोला था जस्टिस इज एन ओवरआर्चिंग वर्च्यू, उसी तरह से एरिस्टोटल भी क्या बोलते हैं कि जस्टिस एक ओवरआर्चिंग वर्च्यू है पूरी सोसाइटी के लिए। राइट, अब यहाँ पे ये दो तरह के जस्टिस के की बात करते हैं। वन इज जस्टिस एज ए यूनिवर्सल और जनरल वर्च्यू, जो कि प्रैक्टिकल है, जो कि लीगल है। राइट, तो यहाँ पे किस तरह से किसको बिहेव करना चाहिए एंड सो ऑन सो फोर्थ सोसाइटी के अंदर, दैट इज द वर्च्यू। ऑन द अदर हैंड जो है देयर इज कि सोसाइटी ढंग से काम करे, ये जनरल वर्च्यू है। देन यू हैव पर्टिकुलर वर्च्यू। पर्टिकुलर वर्च्यू क्या है? इट इज डिपेंडेंट ऑन पर्टिकुलर सिचुएशंस। इसके अंदर हम दो तरह की उसमें डिवाइड कर देते हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है? दिस इज बेसिकली कि किसको कितना मिलना चाहिए, who gets what and how much, right? This is what the idea of distributive justice. So for example, if three people are working in an organization, one is working as a doctor, one is working as a nurse, and one is working as a peon, how much salary should each one of them get, right? उसके साथ कौन क्या डील करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस डील करता है। ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर वर्जन ऑफ जस्टिस दैट ही टॉक्स अबाउट व्हिच इज रेक्टिफिकेटरी या करेक्टिव। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इसका क्या मतलब होता है कि अब किसी भी सोसाइटी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चल रहा है, राइट? सो सर्टेन थिंग्स आर वॉलंटरी। वॉलंटरी एज इन आई वांटेड टू परचेज अ हाउस, so I went and asked, I saw a house that I really liked. I said कि अच्छा मुझे इसका दाम बताओ, and the person said that it's for this much money. I pay that person that money and he hands over the house to me, right? So that's a voluntary transaction. On the other hand, now imagine that if I barge into some person's house, I kick him out, right? I beat him up and फिर मैं उनकी property हड़प के बैठ जाऊं, वो एक इनवॉलंटरी ट्रांजैक्शन है, राइट? वो फोर्सिबली किया गया है। देयर इट इज अनफेयर, आई हैव डिनाइड समथिंग दैट द अदर पर्सन डिजर्व्ड एंड मैं उनकी चीज लेके बैठ गई हूं। अब इस चीज को करेक्ट करना किसके ऊपर आता है? इस करेक्टिव जस्टिस के ऊपर आता है। ठीक है, दैट मुझे कुछ सजा सुनाई जाएगी या मेरे ऊपर जो है कोई फाइन लागू किया जाएगा अपार्ट फ्रॉम गिविंग द प्रॉपर्टी बैक टू दैट पर्सन, राइट? दैट इज व्हाट करेक्टिव या रेक्टिफिकेटरी जस्टिस जिसको हम बोलते हैं। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का आइडिया हमने देखा था, दैट हु गेट्स व्हाट एंड हाउ मच, दिस इज ऑल्सो लिंक्ड टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया बाय एरिस्टोटल, जो कि अगेन लिंक्ड है टू द ओवरऑल आइडिया ऑफ जस्टिस विच इज इक्वालिटी। अब हमने डिसाइड कर लिया था दैट हु गेट्स व्हाट, वो हमने डिसाइड करना है, और हमने एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लिया था जहां पे हमने क्या कहा कि एक डॉक्टर है, एक नर्स है, एक प्यून है। अब इमेजिन करो इसी ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर 4 डॉक्टर्स, all of them are general physicians, ठीक है? Then there are 6 nurses and there are 10 peons. इक्वालिटी अब क्या होगी इनके अंदर, या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो कि इक्वालिटी से लिंक्ड है वो क्या होगी? Now Aristotle has a very meritocratic idea of equality and justice. What is this meritocratic idea? He says that you treat equals equally and unequals unequally. इसका मतलब क्या है कि सारे जो डॉक्टर्स हैं who are general physicians, right, and they are doing the same amount of work, spending the same amount of hours in the hospital, they should all get the same salary. That is, what are you doing? You are treating equals as equally. On the other hand,
Can a doctor and nurse have the same salary? Aristotle would say absolutely not. That would amount to treating unequal people equally. है ना, ये कहता है ये तो एकदम ही गलत बात है. This is being unjust in fact. So he says सारी nurses की same salary हो, but doctor and nurse की salary same नहीं हो सकती, and nurse और peon की salary जो है वो same नहीं हो सकती. Right? So this idea of meritocracy or treating equals equally and unequals unequally, ये जो है आपकी इस equality and distributive justice के साथ जुड़ा हुआ है. Now we come जो उनका आइडिया है ऑफ द आइडियल स्टेट, कि आइडियल स्टेट क्या होता है. अब आइडियल स्टेट जो है अगेन इज एन एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, द गोल्डन मीन. तो जो गोल्डन मीन हमने किया था कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, उसी आइडिया को वो स्टेट के अंदर भी अप्लाई करते हैं. ठीक है, वो क्या कहते हैं कि ठीक है, प्लेटो ने बड़ी कोशिश की अपना फिलोसोफर किंग बनाने की. राइट नाउ ही सेज दैट great, this is something that he's saying that it's very wise. फिलोसोफर किंग जो है उनके अंदर बहुत रीजन है. राइट, सो दैट इज क्योंकि एक इंसान रूल कर रहा है. राइट, सो इट्स रूल ऑफ वन पर्सन. रूल ऑफ वन को हम क्या बोलते हैं, जब एक ही इंसान रूल कर रहा होता है, ये होती है मोनार्की. राइट, तो यहाँ पे मोनार्क कौन है फॉर प्लेटो, फिलोसोफर किंग है. बट वो कहता है कि आप इस मोनार्की को सस्टेन कर सकते हैं, जैसे कि प्लेटो के ही क्रिटिसिज्म में आया था दैट इट कैन टर्न इनटू टोटलिटेरियनिज्म, कि कब वो इंसान डिक्टेटर बन जाए आपको पता ही नहीं चलेगा. तो ये जो है ना एरिस्टोटल करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको बना देते हैं. तो बोलते हैं जब तो फिलोसोफर किंग बहुत अच्छा निकला, बड़े अच्छे से काम कर रहा है, तो अब तो ये मोनार्की है. बट ओवर टाइम वी विल सी दैट इट विल डीजेनरेट इनटू अ करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिरनी. टिरनी क्या होता है, एक बहुत ही गंदा लीडर. राइट, हु इज क्रूअल, हु इज वायलेंट. राइट, उसको हम बोलते हैं टायरेंट. जैसे सद्दाम हुसैन वाज अ टायरेंट. ठीक है, तो ये होता है टायरेंट. अब वो कहते हैं सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ अरिस्टोक्रेसी हो सकता है. अरिस्टोक्रेसी क्या होता है, इट इज रूल ऑफ फ्यू पीपल. अगर तो ये कुछ लोग अच्छे से गवर्न कर रहे हैं, अच्छे से जो है काम कर रहे हैं, तब तो ये अरिस्टोक्रेसी हुआ. बट द मोमेंट दे गेट कंज्यूम्ड बाय देयर ओन इंटरेस्ट्स, ये क्या बन गया, ये ओलिगार्की बन गया. ऑन द अदर हैंड द लास्ट विच इज द रूल ऑफ मेनी, है ना, ये क्या है, ये है इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटी. राइट, पॉलिटी, जब यहां पे अच्छे से रूल हो रहा है इसको हम पॉलिटी बोलते हैं. जब यहाँ पे मास मॉब मेंटालिटी बन जाती है तो ये क्या बन जाता है, डेमोक्रेसी बन जाती है. तो आज जो हम डेमोक्रेसी कहते रहते हैं ना, वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एरिस्टोटल कहता है ये बहुत ही गंदी, सबसे गंदी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी है, बिकॉज मॉब रूल है ये. Polity is the rule of many which he prefers and which he considers the best state. Right? अब यहाँ पे rule of many है. अब आप बोलोगे कि अच्छा इसके तो वैसे ही इतने लिमिटेड सिटीजन्स थे, तो क्या ये अरिस्टोक्रेसी नहीं हुआ. अरिस्टोक्रेसी में सारे सिटीजन्स नहीं रूल करते, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो है रूल करता है. राइट, अब नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल तो ऑल द सिटीजन्स आर रूलिंग. वो अलग बात है, उसने सिटीजनशिप ही बहुत कम लोगों को दी है, बट वो तो बोल रहा है मैं तो सारे सिटीजन्स को रूल करवा रहा हूं. तो मतलब क्या है, मेरा पॉलिटी है. अब ये जो है वो बोलते हैं पॉलिटी इज अ मीन. हाउ इज दिस अ मीन, ही सेज कि ये जो पॉलिटी है इसके अंदर जो है इट इज अ मिडिल कॉन्स्टिट्यूशन. किस तरह की मिडिल कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट रूल ऑफ फ्यू एंड रूल ऑफ जो मास है डेमोक्रेसी, उसके बीच में जो है क्या आती है आपकी पॉलिटी. वहीं सिमिलरली यहाँ पे वो क्या कहते हैं, यहाँ पे वो कहते हैं जो रिच है ना, दे गेट वेरी ग्रीडी, सो दे शुडंट बी अलाउड टू रूल. सिमिलरली जो गरीब है, तो गरीब पहले क्या करेगा, अपना पेट भरेगा, बिकॉज पहली बार उसने पावर देखी, उसने वेल्थ देखी, सो ही विल वांट टू अक्यूमुलेट मोर एंड मोर ऑफ इट. ही सेज द बेस्ट पीपल टू रूल are the middle class. He says they are educated, they have virtue inculcated in them. तो ये सबसे बढ़िया है. पहले तो ये रिच एंड पुअर जो दो एक्सट्रीम क्लासेस हैं उनके बीच में फॉल करती हैं, ऊपर से बहुत ही एजुकेटेड होती हैं, बहुत ही इनके अंदर वर्च्यू डेवलप्ड होता है, बहुत ही रैशनल थिंकिंग लोग होते हैं. तो मिडिल क्लास जो है इज द बेस्ट क्लास जिसको रूल करना चाहिए. ठीक है, ये मानते थे आपके जो एरिस्टोटल थे, एज अगेंस्ट जो प्लेटो ने फिलोसोफर किंग का रूल बताया था. ठीक है, तो ये जो है कुछ मेन आइडियाज हैं एरिस्टोटल के, जिनको हम आगे चल के और ज्यादा डिस्कस करेंगे. तो ये आइडियाज जो हैं आपको एक फाउंडेशन दे सकते हैं, जिसके थ्रू आगे के जो लेक्चर्स हैं थोड़े आसान हो जाएंगे. अब क्विकली कोर्स के बारे में डिटेल्स जान लेते हैं.
सबसे पहले बहुत ही रिच कंटेंट है, ओवर 500 आवर्स ऑफ लेक्चर, जो कि डिटेल में एवरी एस्पेक्ट ऑफ द PSIR सिलेबस जो है आपको कंप्लीट कराएगा। इसके साथ ही अटैच मिलेंगी आपको डिटेल्ड PDFs, तो आपको जो लेक्चर के अंदर दिया गया सामान है, यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम राइटिंग इट आउट, आप बस प्रिंट आउट ले सकते हैं PDFs के एंड उनको यूज़ कर सकते हैं आगे कांस्टेंट रिवीजन के लिए। साथ ही में आपको कांस्टेंट गाइडेंस एंड मेंटरशिप भी दी जाएगी, ताकि आपके डाउट रेजोल्यूशन, एक डायरेक्शन, कोर्स करेक्शन हो सके वाया टेलीग्राम ग्रुप्स, डैशबोर्ड एज वेल एज लाइव सेशन, जो कि कंप्लीशन ऑफ एवरी पार्ट ऑफ द पेपर के बाद होगा। इसके साथ ही राइट बिफोर मेंस अपडेशंस एंड कंटेंट इनरिचमेंट भी मिलेगा। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली आप ये जो वीडियोस हैं इनको जितनी भी बार देख सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं, सो बेसिकली एनी टाइम एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं है, एज इन कि आप सिर्फ 3 दिन में वीडियोस देखिए उसके बाद ये वीडियो चली जाएगी। सो टिल योर इंटरव्यू आप इन वीडियोस को कितनी भी बार देख सकते हैं। साथ ही में देयर विल आल्सो बी अ वीकली आंसर राइटिंग, सो हर हफ्ते जो है आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनको आपने अटेम्प्ट करना है। अगर आप विद इवैल्यूएशन बैच लेते हैं तो उसके अंदर आपके आंसर्स इवैल्यूएट करके भी आपको वापस दिए जाएंगे। साथ ही में इसके अलावा हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे विद इवैल्यूएशन अलॉन्ग विद मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सोल्यूशंस, राइट। अब इसके बाद जान लेते हैं, ये हमारी कोर्स टाइमलाइन है, ये ब्रॉड टाइमलाइन है। अगर आप डिटेल्ड शेड्यूल लेना चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पे अवेलेबल है। आप वहाँ पे हमारी कोर्स पे जाइए एंड साथ ही में शेड्यूल जो है पूरे कोर्स का अटैच्ड होगा। आपका विद इवैल्यूएशन का जो बैच है, दिस इज़ फॉर ₹15,000 इंक्लूडिंग GST, मतलब जितने की आपकी पॉसिबली EMI बनती है बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, उतने में हम आपको ये सारा का सारा सामान दे रहे हैं, ताकि आप जो है अपनी प्रेपरेशन को टॉप नॉच लेवल का बना सकें। विदाउट आंसर इवैल्यूएशन अगर आप लेते हैं तो ये ₹12,000 का है। इसके अलावा वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग अ डेली आंसर राइटिंग कोर्स। नाउ कंसिडरिंग आपका जो प्रीलिम्स है, इट हैज़ बीन डिलेड टू 10th of October, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इट गिव्स यू एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम जहाँ पे आप अपनी आंसर राइटिंग, स्ट्रक्चर मेकिंग, इन सब पे कॉन्सेंट्रेट कर सकें, स्पेशली अगर आप 2021 का अटेम्प्ट देने की सोच रहे हैं। तो इसके अंदर इनफैक्ट डेली आंसर राइटिंग में आपके पास GS का भी कोर्स अवेलेबल है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्स भी अवेलेबल है, एंड अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल के हैं तो सोशियोलॉजी का भी कोर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको 8 हफ्तों में 6 days a week 1 question a day मिलेगा, जिसका आप आंसर हमें लिख के भेजेंगे विद इन अ वीक, जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा विद डिटेल्ड फीडबैक। अलॉन्ग विद दैट यू विल ऑल्सो गेट मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सोल्यूशंस, राइट। कंसिडरिंग एक ये बहुत ही टाइम टेकिंग, काफ़ी डेप्थ वाला कोर्स है, जहाँ पे वी ऑल्सो हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, राइट, बिकॉज आंसर चेकिंग, इवैल्यूएशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन आवर पार्ट ऑल्सो। तो बहुत ही लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, राइट। ₹6,000 ईच जो है इस कोर्स की वैल्यू है, राइट। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, or you can drop us a mail on sleepy.classes@gmail.com, right. All these efforts are garnered towards making you crack this exam and giving you the best possible opportunity in a very affordable format, ताकि आप अपना ये जो ड्रीम है of clearing UPSC उसको पूरा कर सकें, right. This is all for now today. Thank you.